प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन 2013 में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी सेट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में हमें देखना है, जो लोकसभा में एक वित्तीय समिति है। तो पहला ऑप्शन इससे संबंधित क्या है? लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, जबकि ये 25 नहीं होते, 22 होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जाँच करती है, ये राइट है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमें सही आंसर बताना है। तो पहला गलत था, इसे हटा देंगे। ए और डी ऑप्शन हट चुके हैं। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे हैं। हमें पता है कि दूसरा सही है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ डिस्कशन देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। प्रतिवर्ष इनका चुनाव होता है। जांच विनियोग खातों की जांच करते हैं, वित्त खातों का जांच करते हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालय विभाग सभी आ जाते हैं। कैग की रिपोर्ट की भी जांच करते हैं, और यह इस कारण ही मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? हमें संसदीय समिति के बारे में बताना है। संसदीय शासन प्रणाली, सॉरी। तो संसदीय शासन प्रणाली में हमने देखा था कि यूरोप में ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। आप सबने पढ़ाई होगा, ऐसा आपका रिवाइज हो जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये एकदम राइट है। क्या आपको लगता है आप कंफ्यूज कर रहे हैं? संसद के सदस्य होते हैं, एकदम राइट ऑप्शन है ये। ठीक है। नेक्स्ट, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। संसद का विश्वास से नहीं, लोकसभा का निम्न सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति जी, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी। तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर हमें दिख रहा है कि थर्ड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड भी गलत है। तो अब हमें सेकंड भी गलत है। देखो, यहाँ पर 2 स्थिति में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। संसद का विश्वास, जब हमें हार्डकोर और सॉफ्टकोर डिसीजन लेने होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संसद का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जब हार्ड डिसीजन होता है, तो इसमें लोकसभा को चुना जाता है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम एक और बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं और उसके हिसाब से इसे चेक कर लेंगे। तो हमने कह दिया कि थर्ड गलत था। जहाँ पर थर्ड है वो सारे ऑप्शन हटा दो। तो यहाँ पर एक ही बचता है, जिसमें पहला और दूसरा सही है, इसलिए हमें इसे सही मानना पड़ेगा। इसलिए हमें इसे सही मानना पड़ जाता है। सॉरी, 1 मिनट आपको टाइम लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा डिस्कशन हो जाए, इसके बारे में आपको कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। संसदीय कार्यपालिका, संसदीय सरकार के बारे में देखना है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो सकते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। सामूहिक मतलब एक के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो ये संपूर्ण मंत्रिमंडल के लिए अविश्वास प्रस्ताव ही माना जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो मंत्रिमंडल का मुखिया और राज्यपाल, राज्याध्यक्ष एवं कार्यपालिका का मुखिया। अगर हम राज्याध्यक्ष की बात करें तो ये राष्ट्रपति होता है, और ये कार्यपालिका का मुखिया होता है, लेकिन नाम मात्र का। वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और यह स्थिति केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पाई जाती है। केंद्र पर जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वास्तविक मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, और यहाँ पर भी हमें सही कथन की पहचान करनी है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? नहीं, ये संसद के प्रति नहीं होता, ये होता है लोकसभा के प्रति।
संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये ठीक है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, तो ये सही है। अब जहाँ पर फर्स्ट गलत है वो सारे हटा देंगे, तो बी ऑप्शन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 69 पे। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, तो ये अंग नहीं है बल्कि एक सलाहकारी संस्था था, तो ये गलत है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। हाँ, समवर्ती सूची में ही ये शामिल है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल विहित करता है। इसीलिए तो 73वां संविधान संशोधन लाया गया कि स्थानीय सरकारों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाए। राज्य पहले क्या कर रहे थे कि जो पंचायत हैं या स्थानीय प्रशासन है उसका गठन, ये चुनाव ही नहीं करवाते थे, सालों भी गुजर जाते थे। तो स्थानीय स्तर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। आप हम देखते भी हैं कि कोरोना काल में कितने अच्छे से स्थानीय सरकारों ने काम किया था। ठीक है, तो अब हमने क्या, हमारे पास में फर्स्ट गलत है, सेकंड और थर्ड ठीक है, तो जहाँ पर फर्स्ट होगा उसे हटा देंगे, हमसे सही पूछा गया है। यहाँ पर भी इजीली हमारा आंसर बी आ गया, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक पता था तो सारे आंसर आ रहे थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग एक सलाहकार निकाय है, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है क्योंकि अब नीति आयोग आ चुका है योजना आयोग की जगह। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में 11वें भाग जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत नाम से भाग है और 29 विषय हैं, जिसमें से 11वीं अनुसूची में ये शामिल है। इसके साथ ही 74वें संविधान संशोधन भी लाया गया था और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, मतलब नगर के स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, और उसके संबंध में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और वहाँ पर 18 विषय हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, तो यह बेशक उस सदन का सदस्य नहीं होता, और उपसभापति तो सदन का ही सदस्य होता है क्योंकि उन्हीं में से चुना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों को ही सदन का सदस्य नहीं माना। जबकि उपसभापति तो होता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखना, जब क्वेश्चन करो तो आधा पार्ट सही हो सकता है, आधा गलत हो सकता है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं करते और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिकार होता है, बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारे पास में फर्स्ट गलत था। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, सही पूछा गया था। अब इसे कैसे एकदम करेक्ट बनाते हैं। पहला हमारे पास में गलत था, जहाँ पर फर्स्ट है ये हटा दिया, जबकि हमारे पास में दूसरा सही आ चुका है, तो ये भी कोई काम का नहीं है, तो बी हो गया। ठीक है, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन इससे संबंध में। राष्ट्रपति भारत के जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों से होता है, केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से दोनों सदनों के कुल सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा इनका गठन किया जाता है, मतलब इनका चुनाव होता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आपको ये सब पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की सीरीज को हम जारी रखेंगे आगे भी, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए।